जी क्लास 10th सोशल स्टडीज़ का हम करेंगे पार्ट 20 खाद्य सुरक्षा। खाद्य खाने पीने की वस्तुएं सुरक्षा संभाल कर रखना। तो पार्ट का ध्येय यही है और सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत जो सरकारी अनाज हम उपभोक्ता भंडार से लेते हैं ये होता है खाद्य सुरक्षा। तो सरकार उसे सुरक्षित रखती है बड़े बड़े भंडारणों में किसानों से लेके उचित मूल्य पर, और सरकारी जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ से दिया जाता है हमें राशन कार्ड के जरिए। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहकर अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकता है? हवा, पानी, भोजन ये सब मनुष्य की आवश्यकता होती है। तो ये 80 के दशक का ये जो चित्र दिख रहा है आपको भूखमरी का, ये जानवर भी भूखा प्यासा है, इसका बच्चा और एक व्यक्ति खड़ा है जो देखो भूखे प्यासे हैं। भूखमरी से पीड़ित इंसान और जानवर सभी हैं। तो बहुत सारी आपदाएं आई है, पहले तो जो विश्व युद्ध हुए हैं उसके दौरान, इसके बाद फिर सूखा, मतलब बारिश पे डिपेंड होती थी कृषि हमारी। तो उस दौरान सिंचाई के इतने साधन नहीं थे, ना लोग इतने जागरूक थे कि कृषि के कम जो पानी वाले फसलें हैं उगा लो, किस क्षेत्र में कैसी फसलें उगाए, तो इस सब बारे में इतनी जानकारी नहीं लोगों को होती थी। तो कुछ जो गिनी चुनी अनाज होते थे उगाते थे और बारिश के पानी पे डिपेंड रहते थे। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, 80 के दशक में पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय क्या हो गया था, अनुभव अपने बुजुर्गों द्वारा जो पता किया गया है, तो लोग अनाज तो नहीं रहा है ना, ज्वार देखो, ज्वार को पीस कर जो रोटी खाते थे उसको पीस के रबड़ी जैसे पीते थे। अब वो पानी में घोल के रबड़ी जैसा बना के पीते थे और थाली में लेके बैठते थे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ पानी है। छतों की जो डंडियाँ होती थी उसकी परछाइयाँ नज़र आती थी। लोग पेड़ों की छाल, पत्ते, यहाँ तक कि जड़ खाकर जीवित रहे और भूखमरी से कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। ये बांग्लादेश का है, बंटवारे के समय की बात है, बंटवारे के पहले की बात है, 1943 की बात है ये। तो भीषण अकाल वहाँ भी पड़ा। देखो पूरा कंकाल दिख रहा है, ये व्यक्ति, एक महिला ये है, एक बच्ची यहाँ है। तो ये जो दृश्य है ये अकाल और भूख से पीड़ित वर्ष 1943 का एक दृश्य है। तो उस समय भी सूखा पड़ा तो अनाज नहीं हुए। अनाज जो थे भंडारणों में तो जमाखोरी जिसे कहा जाता है, सोचते हैं कि कब मौका पड़े और हम अपना मूल्य बढ़ाकर अनाज या जो भी चीज़ें हैं बेचें। तो उस समय भी जमाखोरी किए। जमाखोरी अगर नहीं किए होते, लोगों में अच्छी भावनाएं होती कि इस समय तो लोगों को कम मूल्य पे अनाज उपलब्ध करा दो, और सरकार भी इसमें अग्रणी नहीं हुई, उस समय हुई होती तो शायद इतने लोग अकाल से भूखे ना मरते। तो उस समय जमाखोरी की वजह से बहुत परिवार भूखा मरा है। अब दीर्घकालीन अदृश्य भूख, ये क्या होता है? दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक भूखे रहना। देखने में तो ये व्यक्ति स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन अदृश्य भूख किसे कहा जाता है कि एक वक्त का अनाज खा के वो निकल जाते हैं काम पे, या किसी कारणवश दिन भर भूखा रहते हैं। देखने में वो ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक बार खा के बहुत देर तक भूखा रहना, तो बहुत सारी जो चीज़ों की कमी होते जाती है। ये है अदृश्य भूख। अब है खाद्य सुरक्षा। इस पार्ट का जो है उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को समझाना। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जितनी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है उसे पर्याप्त मात्रा में हर किसी तक पहुंचाना, यही है खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य। इसके 3 आयाम है। उपलब्धता, भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उतना उपलब्ध होना चाहिए भारत में प्रति व्यक्ति की जितनी ज़रूरत है। सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और बाजार और क्रय शक्ति, क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति। तो बाजार में उपलब्ध चीज़ें मनुष्य की पहुंच तक आए, हर घर तक पहुँचे और उनकी जो आमदनी है उसके अंदर ही वह मिले। तो इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं उपलब्ध कराई है। भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। अब हम देखते हैं आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं भोजन। भोजन में देखो खाद्य तेल, जो तिलहन होते हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है, उसके बाद
मोटे अनाज और पतले अनाज 2 भाग में इसको किया गया है। ये हमारे भोजन में शामिल किए जाने वाली चीज़ हैं। तो मोटे अनाज में है ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब मोटे अनाज में गिने जाते हैं। पतले अनाज में दालें अलग कर दिए गए। चावल और गेहूँ ये पतले अनाज में गिना गया है, और दालें जो हमारे भोजन कंप्लीट जो होता है ये है। साग सब्जी फल अलग छोड़ के उसको जो भोजन होता है, तो भोजन में मुख्य रूप से इन्हें गिना गया है। अब आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता ग्राम में है। 1951 में मनुष्य की आवश्यकता को प्रति व्यक्ति एक दिन में 399 ग्राम खाना उपलब्ध कराना अनिवार्य था, माना गया इन आंकड़ों के अनुसार। फिर 91 में 496, फिर 2010 में भी 496 ग्राम, और 2011 में 481 ग्राम मनुष्य की आवश्यकता हुई है। सरकार ने खाद्य जो पहुंच है, तो पहुंच के लिए ये देखिए पीडीएस वितरण प्रणाली, उसके बाद बाल विकास सेवा, आईसीडीएस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जो कोऑपरेटिव बोलते हैं हम लोग ना, उचित मूल्य की दुकानों से जो खाद्य वितरण किया जाता है। उसके बाद जो बच्चों को मध्याह्न भोजन में दिया जाता है वो है मिड डे मील। उसके बाद एकीकृत बाल विकास योजना जो आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है वो आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये संस्थाएं सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति को लागू करने के लिए बनाया गया है। ये इसे डिटेल में समझाया गया है। छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में और गर्भवती महिलाओं को जो दिया जाता है सार्वजनिक पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो उचित मूल्य की दुकानों से किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें, बफर स्टॉक क्या है? तो एफसीआई अनाजों का संग्रहण एक अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, और यह है बफर स्टॉक, इसी को कहा जाता है। मतलब खरीदे गए जो सरकार खरीदती है किसानों से अनाज, उसे बड़े बड़े भंडारणों में सुरक्षित रखा जाता है, और पीडीएस की आपूर्ति बनाने के लिए यह भंडारण किया जाता है। इसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। मतलब स्टॉक में बहुत सारा अनाज भंडारण करना, ये होता है बफर स्टॉक। इसके बाद एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो गर्भवती महिलाओं है ना और शिशुओं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्यपूर्ण पौष्टिक आहार जहाँ दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, तो इसे कहा जाता है आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये होता है आंगनबाड़ी में, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद वहाँ क्या होता है, टीकाकरण होता है, महिलाओं की जांच होती समय समय पे। जो छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं उनकी जांच होती है, और उनको उचित भोजन दिया जा रहा है कि नहीं, तो ऊपर से संस्थाएं बनी होती हैं इन सब चीज़ों की जांच कर। इसके बाद सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बिना खाए पिए निकलते थे, या सिर्फ दिन में एक बार भोजन मिलता है, तो पढ़ेंगे क्या? तो उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई। सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को ये भोजन 6 वर्ष से 14 वर्ष अनुमानित, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। जितने भी सरकारी स्कूल है, देखो बच्चे बैठे हैं यहाँ मध्याह्न भोजन करते हुए स्कूली बच्चे, तो पौष्टिक भोजन दिया जाने का प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी हद तक सरकार जो खाद्य आपूर्ति है, खाद्य सुरक्षा है, तो इसमें मददगार साबित हुई है। इसके बाद है बाजार और क्रय शक्ति। तो बाज़ारों में भी अलग अलग मूल्य की देखते हैं आप लोग कि होलसेल में अलग रेट रहता है, बाकी जो छुट्टा बेचते हैं उनके यहाँ अलग रेट रहता है। तो कई रेट के मतलब अनाज भी आते हैं। आप चावल ही लेने जाएंगे तो कम से लेके हाई तक, दाल तेल हर चीज़ होता है कम रेट। और तो बाज़ार और क्रय शक्ति तो इतना मूल्य का रहता है कि आम आदमी की पहुंच में रहे वो, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है? एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक महिला है रानी, आयु है 15 वर्ष 6 माह, उसकी ऊंचाई है 1 मीटर 34 सेंटीमीटर और वज़न है 26 किलोग्राम। तो BMI बॉडी इंडेक्स मास इंडेक्स कैसे इसको निकाला जाता है? तो शरीर का वज़न
किलोग्राम में बटा लंबाई गुणित मीटर लंबाई भी। तो ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला निकाला गया है। तो खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा पाठ का यही नाम था। तो ये पाठ खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने क्या क्या लागू किया है और क्रय शक्ति में रहे मनुष्य का और फिर वैसी आपदा ना आए हमारे देश में, तो इसलिए भारत सरकार ने ये जो बाल विकास है ना, बालवाड़ी, मिड डे मील, ये सब जो मतलब सरकारी योजनाएं निकाली गई हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। अगर इसी तरह ये योजनाएं चलती रहीं तो फिर हमारे भारत में कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। तो ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।